चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टडी करेंगे, जो बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है फिजिक्स का। तो आज का जो टॉपिक है, हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक चार्ज से रिलेटेड। तो पहले हम इलेक्ट्रॉनिक्स को इलेक्ट्रिक को क्लियर करेंगे, फिर हम ऑप्टिक्स पे आगे बढ़ेंगे, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स, देन वी विल कंक्लूड द होल सिलेबस। इसमें आपको कंटिन्यू क्लास अटेंड करना पड़ेगा। तो आइए देखते हैं आज का टॉपिक, चैप्टर नंबर फर्स्ट। तो स्टूडेंट शुरू करते हैं आज का टॉपिक। चैप्टर फर्स्ट में हमको पढ़ना है इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। इससे पहले इस वीडियो में हम जितने भी टॉपिक्स को क्लियर करेंगे, उसका आपको पहले ही टॉपिक लिख के दे दिया गया है, बस उतने ही टॉपिक की स्टडी हम इस वीडियो में करेंगे। इससे रिलेटेड और भी जितने वीडियो टॉपिक्स होंगे वो मेरे नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। फिलहाल हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है। स्टूडेंट, जैसे कि आपको टॉपिक में पहले लिखा गया है, फर्स्ट वी विल नो अबाउट वैद्युतिकी यानी इलेक्ट्रिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रिक्स एक फिजिक्स का ब्रांच है। आपको फिजिक्स के कई सारे ब्रांच पढ़ने हैं। फिलहाल हम क्लास 12 में पहला ब्रांच जो हमारा है वो इलेक्ट्रिक्स का है। तो इलेक्ट्रिक्स में विद्युत में हम यहाँ पे ब्रांच विद्युत एक्चुअली है क्या, इलेक्ट्रिक्स है क्या, तो इसका सिंपल सा डेफिनेशन है फिजिक्स का ऐसा ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिक और उससे रिलेटेड उसके प्रॉपर्टीज का अध्ययन करते हैं, उसको हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक के नाम से जानेंगे। स्टूडेंट, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, इलेक्ट्रिक्स को हम दो पार्ट में स्टडी करेंगे। दोनों पार्ट एक सिंपल तरीके से हम पढ़ते हैं। दोनों इलेक्ट्रिक्स में एक स्टैटिक इलेक्ट्रिक्स पढ़ना है, स्टैटिक इलेक्ट्रिक्स, और दूसरा पार्ट पढ़ना है हमको काइनेटिक इलेक्ट्रिक्स। तो ये दोनों, जिसको हम यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में स्थिर वैद्युतिकी कहते हैं, स्थिर वैद्युतिकी, और दूसरा पार्ट हम जो काइनेटिक स्टडी के बारे में वो गतिकी है, गतिक वैद्युतिकी। स्टूडेंट, जो आपका चैप्टर फर्स्ट है, इसमें पूरी तरह से आपको केवल स्टैटिक इलेक्ट्रिक्स के बारे में पढ़ना है। तो हमारा जो आज का वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में है। तो इलेक्ट्रिक्स का जो एक छोटा सा ब्रांच है स्टैटिक इलेक्ट्रिक्स, उसको हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। फिलहाल स्टैटिक्स क्या है, ऐसा फिजिक्स का ऐसा ब्रांच जिसमें हम इलेक्ट्रिक के प्रॉपर्टीज और इलेक्ट्रिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, उसको इलेक्ट्रिक्स कहेंगे। और यहाँ पे हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक्स को स्टैटिक इलेक्ट्रिक्स में हम क्या पढ़ते हैं, स्थिर वैद्युतिकी में क्या पढ़ते हैं, यहाँ पे हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे। चार्ज और उसके जो फेनोमेनास हैं उसके बारे में हम स्टडी करेंगे स्टैटिक इलेक्ट्रिक्स में। तो आइए देखते हैं स्टैटिक इलेक्ट्रिक्स में जो वर्ड आया है चार्ज, एक्चुअली ये चार्ज है क्या। तो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे चार्ज के बारे में। तो आइए देखते हैं। तो मेरा पहला टॉपिक है वैद्युत आवेश। स्टूडेंट, आपकी जानकारी के लिए बता दूं, वैद्युत आवेश का इतिहास बहुत एक इतिहास रहा है। उस इतिहास के बारे में हम पहले स्टडी करेंगे, फिर इसके डिफिनेशंस को क्लियर करेंगे। स्टूडेंट, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये टॉपिक एग्जामिनेशन में कभी नहीं पूछे जाते हैं। जो टॉपिक एग्जामिनेशन में आते हैं आपके, उसका मैं आपको वहां पे थोड़ा सा हाईलाइट करूंगा, आप उसको जरूर तैयार करें। फिलहाल आप अपने नॉलेज के लिए एक बेसिक फंडामेंटल जरूरी होता है। फिलहाल उस बेसिक फंडामेंटल को ही हम तैयार करते हैं। तो आइए देखते हैं वैद्युत आवेश क्या है। तो इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहते हैं। स्टूडेंट, लगभग हमारे 200 ईसा पूर्व, हम जब है लगभग इससे 200 ईसा पहले एक ग्रीक साइंटिस्ट है जिसका नाम था थेल्स। इन्होंने क्या किया, थेल्स ने उन्होंने आग्नुस की छड़ और बिल्ली की खाल ली। आग्नुस की छड़ और बिल्ली की खाल। जैसा कि आप जानते हैं कि साइंटिस्ट कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं, वैसे इन्होंने क्या किया, आग्नुस की छड़ ली और बिल्ली की खाल ली। इन्होंने इन दोनों को आपस में रगड़ा। रगड़ने से इन्होंने क्या देखा कि बिल्ली की खाल और आग्नुस की छड़ में कुछ मूवमेंट हो रहा है, एक दूसरे की ओर ये मूव कर रहे हैं। इसके बारे में तो इन्होंने नहीं बताया कि एक्चुअली ये क्यों हो रहा है। फिलहाल इन्होंने एक ऐसा प्रॉपर्टीज मतलब सबके सामने ला के रखा कि जरूर कोई ना कोई फेनोमेना यहाँ पे हो रहा है आग्नुस की छड़ और बिल्ली की खाल के बीच, जो इसको एक दूसरे के प्रति आकर्षित कर रहा है। तो इन्होंने क्या कहा
कि कोई ना कोई फेनोमेना इनके बीच है। उसके बाद लगभग ये 200 ईसा पूर्व की बात है, 200 ईसा पूर्व। उसके बाद हमारे पास एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आया, लगभग ये 200 साल तक 200 साल तक ये प्रोसेस सब लोग ऐसे ही इनको इग्नोर करते गए, कोई इस पे फोकस नहीं कर रहा है। तो 1600 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आया जिनका नाम था, ये ब्रिटेन के थे, जिनका नाम था गिलबर्ट। गिलबर्ट ने क्या बताया? गिलबर्ट ने कहा कि अबनोस की छड़ और बिल्ली की खाल एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और नेचर में ऐसे बहुत सारे मटेरियल्स हैं, जैसे कांच है। आप देखते होंगे कि कांच, अगर एक पेन है उसको अपने बाल में रब करते हैं और उसे छोटा सा एक कागज का टुकड़ा हम चिपकाते हैं तो बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर देता है। तो इसी को इन्होंने डिफाइन करते हुए 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की साइंटिस्ट गिलबर्ट ने डिफाइन करते हुए क्या बताया कि बिल्ली की खाल और अबनोस की छड़ के जैसे इस नेचर में बहुत सारे ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो एक दूसरे से रब करने पर, रगड़ने पर एक दूसरे हल्के ऑब्जेक्ट को अपने ओर अट्रैक्ट करते हैं, जिसको इन्होंने कहा कि वे पदार्थ जो है इलेक्ट्रिज्म शो करते हैं, विद्युत पदार्थ, विद्युतमय हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक हो जाते हैं। अब इस इलेक्ट्रिक का रीजन क्या है? वो दोनों एक दूसरे के इलेक्ट्रिक क्यों हुए? क्या रीजन था इन दोनों के इलेक्ट्रिक होने का? इसको डिफाइन करते हुए लगभग 1755 में एक नया साइंटिस्ट है, एक बहुत महान साइंटिस्ट अमेरिका के थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक अमेरिकन साइंटिस्ट थे। इन्होंने विद्युत में होने का रीजन डिफाइन किया और क्या बताया कि इसका जो मेन रीजन है वो चार्जेस है। चार्ज क्या नाम दिया? आवेश नाम दिया, चार्ज। और इन्होंने डिफाइन किया कि चार्ज ही एक ऐसा फेनोमेना यहाँ पे हो रहा है जो विद्युत में दोनों सब्सटेंस एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, उसका मेन रीजन क्या है? चार्ज है। और चार्ज के कारण ही ये दोनों सब्सटेंस एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, जस्ट लाइक पेन और एक छोटा सा कागज का टुकड़ा। पेन को हम अपने बाल में रब करते हैं और छोटे से टुकड़े को चिपकाते हैं तो तुरंत वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं। उसका रीजन मेन क्या है? चार्ज है। अब इस चार्ज को इन्होंने डिफाइन किया और क्लासिफाई किया। तो आइए हम देखते हैं डिफिनेशन क्या है इसके, चार्ज का डिफिनेशन। तो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे चार्ज एक्चुअली है क्या। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के हिसाब से, अभी आपको मैंने स्टडी कराया एक हिस्ट्री के बारे में, जो चार्ज की हिस्ट्री थी, तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका डिफिनेशन फाइंड किया, मतलब हमारे सामने रखा हुआ। क्या बताया कि चार्ज एक ऐसा गुण होता है किसी वस्तु का, ऐसा गुण जिसके कारण वह किसी दूसरे वस्तु को या तो आकर्षित करती है या तो प्रतिकर्षित करती है, यानी अट्रैक्शन और रिपल्सन। ऐसा फेनोमेना ही यहाँ पे हम चार्ज के नाम से जान रहे हैं। किसी वस्तु, विद्युत पदार्थ का वस्तु, कोई विद्युत पदार्थ है, उसका ऐसा प्रॉपर्टी जिसके कारण वो किसी अन्य पदार्थ को अट्रैक्ट और रिपल कर रही हो, ऐसे गुण को ही हम यहाँ पे वैद्युत आवेश कहते हैं। स्टूडेंट, आप मेरे वीडियो को रिवाइव करके आप डिफिनेशन चाहे तो नोट कर सकते हैं। और यहाँ पे इन्होंने इसका क्लासिफिकेशन दिया। तो क्लासिफिकेशन ऑफ चार्ज, देयर आर टू टाइप्स ऑफ चार्ज। यहाँ पे चार्ज को इन्होंने दो टाइप में डिवाइड कर दिया, जिसको हम बहुत पहले से जानते होंगे। आई होप आपको 10th में भी पढ़ने को मिला होगा। तो वैद्युत चार्ज को यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, धनावेश और ऋणावेश। जैसा कि आप इंग्लिश में भी जानते हैं, इसको पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, पॉजिटिव चार्ज, और सेकंड नेगेटिव चार्ज। अब मेरे पास डाउट हो रहा है, एक्चुअली ये पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज क्या होते हैं। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस के बारे में थोड़ा सा हम केमिकल फिजिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो क्या है नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज? स्टूडेंट, कोई भी सब्सटेंस होता है, इस नेचर में जो भी सब्सटेंस आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सभी सब्सटेंस एक एटम से मिलकर बने होते हैं, और उस एटम के सेंटर पार्ट में एक न्यूक्लियस होता है, और इस न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं, और यही इलेक्ट्रॉन्स, जो एक्सटर्नल क्लास के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, वो किसी अनदर एटम के साथ बॉन्डिंग करते हैं।
तो स्टूडेंट जब हम किसी सब्सटेंस को एक दूसरे से रब करते हैं, रगड़ते हैं, या हम एक दूसरे सब्सटेंस को एनर्जी देते हैं, तो वो एनर्जी पाकर जो एक्सटर्नल क्लास का इलेक्ट्रॉन है वो अपने क्लास को छोड़ता है, या अगर हम एनर्जी कहीं से ले रहे हैं उस इलेक्ट्रॉन से, तो उस क्लास में कोई इलेक्ट्रॉन जाके स्टेबल होता है। तो इलेक्ट्रॉन अगर किसी एटम से बाहर निकलता हो या इलेक्ट्रॉन कहीं उस एटम में आता हो, तो उसके रिस्पॉन्स से हमको जो नया मैटर मिल रहा है, नया एटॉमिक सब्सटेंस मिल रहा है, ऐसे सब्सटेंस को हम चार्ज के नाम से जानेंगे। जस्ट अगर मान लीजिए आपको मैं थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करता हूँ, चार्ज जैसे पॉजिटिव चार्ज के बारे में हम अगर डिस्कस करते हैं, तो अगर मान लीजिए कोई सब्सटेंस है, मैं एग्जांपल ले लेता हूँ सोडियम का। सोडियम के बारे में आप जानते होंगे, एक मेटालिक सब्सटेंस है। तो सोडियम के इसका एटॉमिक नंबर होता है सोडियम का 11। इसका हम अगर कन्फिगरेशन करते हैं केमिस्ट्री में, तो हमको मिलेगा 2, 8 and 1। तो स्टूडेंट यहाँ पे आप देख रहे हैं एक्सटर्नल क्लास में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन दे देता हूँ। इस एक इलेक्ट्रॉन को अगर एनर्जी दे दी जाए किसी भी माध्यम से, एनर्जी कैसे दी जाती है मैं अभी आपको समझाने जा रहा हूं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, अपने ये एटम क्या करता है, अपने इस एक इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर देता है, एमिट कर देता है, और इसके बाद जो नया सब्सटेंस बनेगा वो एक चार्ज क्रिएट करता है, जिसको हम पॉजिटिव चार्ज कह सकते हैं। तो अगर इलेक्ट्रॉन किसी सब्सटेंस द्वारा दिए जाते हैं या डोनेट किए जाते हैं या एमिट किए जाते हैं, तो वहां पे जो चार्ज बनेगा, ऐसे चार्ज को हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। तो धनावेश क्या है, धनावेश अगर कोई परमाणु अगर इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, तो जो नया पदार्थ बनेगा, नया कण बनेगा, उसे हम आवेश या धनावेश कहेंगे। नेक्स्ट, जस्ट लाइक ऋणावेश भी होता है। अगर जैसे मैं एग्जांपल लूं, सो एग्जांपल के रूप में अगर मैं क्लोरीन को लेता हूं, स्टूडेंट क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। अगर हम इसको कॉन्फ़िगर करें तो 2, 8 and 7। तो एक्सटर्नल क्लास में मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं, 7 इलेक्ट्रॉन हो रहे हैं। तो आप क्या देखेंगे कि अगर हम क्लोरीन का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन करें 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7, तो ऑक्टेन प्रॉपर्टी के हिसाब से अगर हम इसके एनर्जी को एक दूसरे से रब करते हैं, इस दो सब्सटेंसेस को, जस्ट लाइक आपको मैंने पहले बताया, आपनोस की छड़ और बिल्ली खाल को रब किया गया था, जस्ट लाइक आप अपने बाल और कांच को रब किए थे। तो अगर हम क्लोरीन को किसी अनदर सब्सटेंस से रब करते हैं, जस्ट लाइक सोडियम के साथ ही रब कर दिया, तो क्या होगा, सोडियम ने अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था, तो पॉजिटिव चार्ज बनाया था। वो जो इलेक्ट्रॉन डोनेट किया गया था वो जस्ट जाके क्लोरीन को गैदर कर दिया जाता है। तो ये जो सोडियम द्वारा इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया गया था, वो इलेक्ट्रॉन जाके क्लोरीन के साथ बॉन्ड कर लिया, और इस प्रकार क्लोरीन ने इलेक्ट्रॉन लिया है, तो जो ले रहा है वो इलेक्ट्रॉन, वो जो चार्ज बनाएगा, जो नया पार्टिकल बनेगा यहाँ पे, वो निगेटिवली चार्ज होगा, जिसको हम क्लोराइड आयन के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से धनावेश बनता है। धनावेश कब बनता है, जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो धनावेश बनता है। जब कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर कैप्चर कर रहा है या ले रहा है, तब वहां पे ऋणावेश बनेगा। ठीक वैसे ही हम धनावेश और ऋणावेश का डिफिनेशन भी दे सकते हैं। यहाँ पे कुछ मैं आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट बताना चाहता हूँ। तो ये इम्पोर्टेंट नोट क्या है, तो यहाँ पे समझने वाली बात है। आप इसको चाहें तो आप अपने नोट्स पे मेरे वीडियोस को स्लो करके आप अपने नोट को भी प्रिपेयर कर सकते हैं। स्टूडेंट ज्यादा से ज्यादा वीडियो अंत तक देखिए, बहुत ज्यादा आपको नॉलेज मिलने वाला है। तो अगर हम यहाँ पे एक चीज देखें तो पॉजिटिव चार्ज कैसे बनते हैं, तो अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, जैसे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने थे, टोटल 11 इलेक्ट्रॉन थे, 2, 8, 1 11 इलेक्ट्रॉन थे, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया गया, तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। अब मेरे पास कितने बचे, 10। यानी पॉजिटिव आयन कब बनते हैं, पॉजिटिव चार्ज कब बनते हैं, पॉजिटिव चार्ज बनते हैं तब जब आप इलेक्ट्रॉन की कमी कर रहे हैं। अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है तो पॉजिटिव चार्ज बनता है, और अगर इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी होती है या वृद्धि होती है तो वहां पे नेगेटिव चार्ज बनता है, नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे माइनस चार्ज बनते हैं। इंपॉर्टेंट नोट्स ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के रूप में भी आप याद कर सकते हैं कि अगर किसी एटम में इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और अगर इलेक्ट्रॉन में ग्रोथ हो रहा है तो वहां पे नेगेटिव चार्ज बनता है। सिमिलरली वी विल स्टडी नेक्स्ट पॉइंट।
3 प्रोसेस, नॉट ऑल मोर, 3 मोर भी हो सकते हैं। तो मेरे पास पहला प्रोसेस क्या है, घर्षण के द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। नो डाउट सभी ऑब्जेक्ट को हम घर्षण से चार्ज नहीं कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिसको हम घर्षण द्वारा चार्ज कर सकते हैं। अभी भी मैंने आपको बताया कि पेन को रगड़ते हैं तो वो चार्ज हो जाता है, तो कुछ प्रोसेस, कुछ सब्सटेंस ऐसे हैं जो घर्षण द्वारा चार्ज हो जाएंगे, यानी बाय फ्रिक्शन, घर्षण द्वारा हम चार्ज कर सकते हैं। दूसरा मेथड है मेरे पास, हम यहाँ पे दूसरे मेथड के रूप में यूज कर सकते हैं प्रेरण द्वारा। प्रेरण द्वारा बाय इंडक्शन। और तीसरा मेथड हम यूज कर सकते हैं चालन द्वारा, बाय कंडक्शन। I have 3 process to charging any substances। तो क्या है पहला घर्षण द्वारा बाय फ्रिक्शन, घर्षण करके हम ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं। प्रेरण द्वारा बाय इंडक्शन, चालन द्वारा। आई तीनों को हम बारी बारी से देख लेते हैं। स्टूडेंट आप नोट्स आप बना सकते हैं, बहुत अच्छा होगा आपके लिए, बिकॉज विदाउट नोट यू विल नॉट एबल टू स्टडी। आप बार बार वीडियो को देखिए, जहां भी टॉपिक डाउट कर रहा हो आप हमको कमेंट में लिख दीजिए, मैं आपको सॉल्व करके मेरे व्हाट्सएप पे मैं बार बार कहता हूँ आप व्हाट्सएप से जुड़िए, वहां पे अपने आपको अपने प्रॉब्लम को शेयर करिए, मैं उसका सॉल्यूशन करता हूँ। आइए देखते हैं आवेशन की विधियां हैं। घर्षण द्वारा हम किसी ऑब्जेक्ट को चार्ज कर सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हम अपने पेन को पकड़ते हैं तो वो चार्ज होता है। अगर हम ऐसे ही घर्षण द्वारा, बहुत सारे प्रोसेस हैं, अगर हम अपने हाथ को रगड़ रहे हैं तो धीरे धीरे हाथ मेरा गर्म हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि कोई कुछ तो प्रोसेस हो रहा है वहां पे कि जहां से ऑब्जेक्ट निकल के और एनर्जी का एमिशन कर रहे हैं, वहां पे भी एनर्जी एमिट हो रही है, इट मींस चार्ज का एमिशन हो रहा है वहां पर भी। सिमिलरली हम प्रेरण द्वारा भी कर सकते हैं। प्रेरण इंडक्शन क्या है, इंडक्शन द्वारा जैसे मैंने आपको बताया एग्जाम्पल कि अगर हम मैग्नेट है, मैग्नेट के पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स में आपको पढ़ना है, अगर मैग्नेट है, मैग्नेट में अगर आप किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को रगड़ते हैं तो वो धीरे धीरे वो जो नया ऑब्जेक्ट था वो भी धीरे धीरे मैग्नेटिक हो जा रहा है। इट मींस वहां पे प्रेरण द्वारा भी वो एक चार्ज को दूसरे ऑब्जेक्ट में ट्रांसफर कर रहा है। और तीसरा आपको पढ़ना है चालन द्वारा, कंडक्शन द्वारा भी चार्जिंग होती है। जैसे कंडक्शन क्या है, कंडक्शन एक प्रोसेस होता है जिसमें ऑब्जेक्ट के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं अपना प्लेस चेंज नहीं करते हैं, और ठीक वैसे ही चार्जिंग में भी चालन द्वारा चार्जिंग करते हैं। एक एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं। जैसे आप मान लीजिए कि अपने मोबाइल को चार्ज कर रहे हैं, तो अपने मोबाइल को आप बोर्ड में जो सप्लाई होता है उसमें कनेक्ट करते हैं, फिर अपने मोबाइल में धीरे से कनेक्ट कर देते हैं एक वायर के माध्यम से। अब क्या होता है, वायर अपना प्लेस को चेंज नहीं कर रहा है, बट उसमें चार्ज जो होते हैं वायर के एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल की ओर आगे बढ़ते हुए आपके मोबाइल को चार्ज करते हैं। तो ये जो प्रोसेस है ये चालन का प्रोसेस है, जो मोस्ट हम जनरली यही प्रोसेस यूज भी करते हैं आवेशन के लिए। तो चार्जिंग के मेरे पास 3 मेथड हैं जिसमें से हम प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादातर प्रोसेस चालन द्वारा करते हैं। तो इन तीनों प्रोसेस के बाद हम सब्सटेंसेस के बारे में स्टडी करेंगे कि कौन सा सब्सटेंस कैसे हम क्लियर करेंगे कि इसको हम चार्ज कर सकते हैं, और कैसे क्लियर करेंगे कि इसको हम चार्ज नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक सब्सटेंसेस के बारे में। स्टूडेंट जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वह नॉलेजफुल है। वैद्युत चालकता के आधार पर अगर हम चार्जिंग करते हैं तो वैद्युत चालकता के आधार पर हम पदार्थों को कितने वर्गों में बांटेंगे, क्लासिफिकेशंस ऑफ ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन इलेक्ट्रिक कंडक्शन। तो हम वैद्युत चालकता के आधार पर पदार्थों के यहाँ पे 4 भागों में बांट सकते हैं। आपके सामने वो चारों पार्ट्स हैं, कौन कौन से, पहला चालक है, दूसरा अचालक, अर्धचालक और परावैद्युत पदार्थ। इसको हम अगर इंग्लिश में देखें तो चालक को हम कहते हैं कंडक्टर, अचालक को इंसुलेटर, अर्धचालक को सेमी कंडक्टर, और ऐसे ही परावैद्युत पदार्थ वो डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंसेस।
ये चार प्रकार के हमारे कंडक्शन के बेसिस पे पदार्थों को क्लासिफाई किया गया है। क्या है डिफिनेशन, यहीं पे थोड़ा हम स्टडी करते चलेंगे। चालक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स, आपको मैंने अभी पीछे भी बताया था कि किसी भी एटम में एक न्यूक्लियस होता है और उसके एक्सटर्नल क्लास में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही बॉन्डिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो एक्सटर्नल क्लास में जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं उसी को हम फ्री इलेक्ट्रॉन्स या मुक्त इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो जिस एटम में या जिस सब्सटेंस के एटम में जितने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ज्यादा से ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उसी को हम कहेंगे कंडक्शन। डिफिनेशन क्या है? वे पदार्थ जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या बहुत अधिक होती है, ऐसे पदार्थों को हम चालक के नाम से जानते हैं। और ऐसे एग्जांपल के रूप में लेते हैं। आई होप अकॉर्डिंग टू मी लगभग सभी जो मेटल्स हैं वो एक प्रकार के चालक का काम करते हैं। और एक को स्किप करके तो जो मेटल्स हैं, धातु जैसे चांदी हुई, तांबा हुआ, लोहा हुआ, ये जितने भी सब्सटेंस आप देख रहे हैं सभी सब्सटेंस कंडक्टर की श्रेणी में आएंगे। इट मींस ऐसे पदार्थ जिसमें करंट बहुत आसानी से फ्लो कर सकती है, ऐसे सब्सटेंस को हम चालक के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इंसुलेटर का और चालक का। इंसुलेटर क्या है आइए देखते हैं। वे पदार्थ जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स निग्लिजिबल नहीं होते हैं। जैसे एग्जांपल, अगर हम कोई ऐसा सब्सटेंस लेते हैं जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, जैसे एग्जांपल के रूप में हम एक देखते हैं। अगर मैं नियॉन ले लेता हूं स्टूडेंट, नियॉन, तो नियॉन का एटॉमिक नंबर होता है 10। इसका हम क्लासिफिकेशन करते हैं कंफिगरेशन तो 2 और 8। 8 जो होता है ये ऑक्टेन प्रॉपर्टी को पहले से ही फॉलो कर रहा है। देयर आर नो फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन नियॉन, तो इलेक्ट्रॉन इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं, तो ये एक प्रकार का इंसुलेटर का काम करेगा। इंसुलेटर के रूप में आप एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे लकड़ी हो गई, सूखी लकड़ी, प्लास्टिक हो गया, ऐसे बहुत सारे ईंट पत्थर जो आपके दीवार है, ये जो अर्धचालक का एग्जांपल है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो है अर्धचालक, सेमीकंडक्टर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, इंपॉर्टेंट चीज है। अर्धचालक क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो जनरली आप देखेंगे जनरल नेचर में ये एक इंसुलेटर की तरह ही बिहेव करते हैं। इसमें कोई भी कंडक्शन की प्रॉपर्टी नहीं होती है, बट अगर इनको थोड़ा सा कहीं से एनर्जी दे दी जाए किसी भी सोर्स से, तो ये क्या होता है, ये एक कंडक्टर की भांति काम करने लगते हैं। अकॉर्डिंग टू कंडक्टर, जैसे आप कंडक्टर के बारे में जानते हैं कि वो इसमें करंट फ्लो होने लगती है, तो उसमें सेमी कंडक्टर होते हैं नेचुरल स्टेज में, अपने इलेक्ट्रिक को फ्लो नहीं कराते हैं अपने अंदर से। लेकिन जैसे इनको थोड़ा सा एनर्जी कहीं से मिलती है, ये इलेक्ट्रिक के लिए कंडक्टर का काम करने लगते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम सेमी कंडक्टर कहेंगे। जैसे जर्मेनियम है, जर्मेनियम, ऐसे कार्बन भी ले सकते हैं। ये जो आपके सामने एग्जांपल दिए जा रहे हैं, जर्मेनियम, कार्बन, गैलियम, ये सब, गैलियम भी एक प्रकार का सेमी कंडक्टर है। स्टूडेंट ये आपके सोलर पैनल में यूज होता है। सोलर पैनल जो होता है वो नेचुरल स्टेज में उसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होती है, लेकिन जैसे ही धूप होती है तो धूप होने के साथ साथ उसमें करंट, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूव करना चालू कर देते हैं और धीरे धीरे हमारा बैटरी चार्ज होता है। तो ये सेमीकंडक्टर के बारे में। तीसरा जो टॉपिक है आपका पैरावैल्यूम, डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस। डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस क्या होते हैं? डाई इलेक्ट्रिक सब्सटेंस ये तो पूरी तरह से अचालक के होते हैं, लेकिन इसमें एक छोटी सी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी होती है। क्या प्रॉपर्टी है वो? कि अगर इनको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया जाए, किसी ऐसे क्षेत्र में रखा जाए जहां पे विद्युत पहले से ही उत्पन्न हुआ हो, तो अगर उनको जैसे उस इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, ये एक मेटल, इसमें आवेश एक ओर से दूसरी ओर चला जाता है। जैसे मैं फिर से एग्जांपल बताता हूं। अगर जैसे कागज, मूंग का टुकड़ा है, मूंग एग्जांपल ले लेता हूं पहले, कागज है, अभ्रक, तो स्टूडेंट ये जो भी सब्सटेंस आप देख रहे हैं ये परावैद्युत माध्यम, ये परावैद्युत पदार्थों के एग्जांपल हैं। मूंग क्या है? मूंग एक ऐसा सब्सटेंस है कि अगर ये कहीं स्टेबल है तो बिल्कुल आप करंट एक इससे क्रॉस नहीं करा सकते हैं। बट अगर दो मीडियम है, दो कंडक्टर्स हैं और उनके बीच इसको अगर रख दिया जाए तो ये चार्ज को एक सिरे से दूसरे सिरे तक बहुत आसानी से जाने देता है। यानी इसका डिफिनेशन अगर हम देखें तो वे पदार्थ
जो प्राकृतिक रूप से तो अचालक हैं, लेकिन अगर उनको हम दो चालकों के मध्य रख दिया जाए या वैद्युत क्षेत्र में रखते हैं तो ये चालक के भांति काम करने लगते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम परावैद्युत पदार्थ कहते हैं। तो स्टूडेंट ये तीन प्रकार के एग्जाम्पल। आई होप आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो लाइक करिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले। आइए नेक्स्ट टॉपिक पर आगे